नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी हरियाणा के गुरुग्राम से है। एक शख्स जिसका नाम है शिवनाथ शाह, वो एक रोज अपने घर से गायब हो गया। वो अपने घर वालों को ये बता करके गया था कि वो किसी से मिलने जा रहा है और 2-3 दिनों का वक्त लगेगा और फिर वापस लौट आएगा। घर वालों ने ये नहीं पूछा कि एग्जैक्टली तुम कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो और कब तक आओगे। शिवनाथ ने भी खुलकर नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है और वो चला गया। लेकिन 4-5 दिन गुजर गए, लेकिन वो फिर लौटकर नहीं आया। अब घर वाले बहुत परेशान हुए, खासकर उसकी बीवी जो है वो बहुत परेशान हो गई। सबने मिलकर उसे ट्रेस करने की कोशिश की, मगर दिक्कत ये थी कि शिवनाथ का जो मोबाइल फोन है वो लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। अब कोई आदमी अगर घर से बगैर बताए कहाँ जा रहा हूँ और उसके बाद अगर उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो जाए तो परेशान होने वाली बात जरूर है। उन्होंने तमाम नाते रिश्तेदारों को फोन कर लिया, किसी के यहाँ नहीं गए थे। जो भी दोस्त यार थे उनको संपर्क कर लिया, लेकिन कुछ नहीं पता चला। घर वाले बहुत परेशान हुए। उसके बाद वो पहुंचे पुलिस स्टेशन और उन्होंने, ये पिछले महीने की घटना है, 17 और 18 जून 2024 को उन्होंने शिवनाथ शाह के गायब होने की रिपोर्ट गुरुग्राम के पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई। पुलिस ने भी शुरू में इस मामले को हल्के तौर पर ही लिया, क्योंकि कोई भी बालिग आदमी जब अपनी मर्जी से कहीं चला जाए, घर से गायब हो जाए, तो फिर उसे लेकर बहुत परेशान होना जो है वो आमतौर पर पुलिस परेशान होती नहीं है, क्योंकि पुलिस मानकर चलती है कि वो अपनी मर्जी से कहीं गया होगा। यही अगर कोई नाबालिग होता तो पुलिस मानती कि उसका किडनैप हो चुका है। तो दोनों में बड़ा फर्क है। यहाँ ये आदमी 30-40 साल का था, तो पुलिस ने घर वालों को कहा कि अपनी मर्जी से कहीं गए होंगे, आप भी अपने तौर पर ढूंढिए, हम भी ढूंढते हैं। घर वाले तो बेचारे ढूंढ रहे थे। इस बीच और कई दिनों का वक्त गुजर गया। घर वालों ने जब फिर से पुलिस से संपर्क किया, पुलिस को भी रिक्वेस्ट किया, बहुत दिन हो गए हैं, अभी तक उसकी कोई खबर नहीं आई, कुछ तो कीजिए, पता करवा दीजिए, ढूंढिए प्लीज। तो फिर पुलिस वालों ने इस मामले में थोड़ी जांच आगे बढ़ाई और ये जो आदमी है शिवनाथ, इसके मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगाया कि कहीं अगर मोबाइल फोन स्विच ऑन हो तो पता चल जाए कि उसकी लोकेशन क्या है। और साथ ही उसके मोबाइल नंबर की CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी पुलिस ने निकलवाई और इस CDR का पुलिस ने बहुत बारीकी से मुआयना किया। पुलिस ने सोचा कि चलो, जब तक मोबाइल फोन स्विच्ड ऑन नहीं हो रहा है, मोबाइल के लोकेशन का पता नहीं चल रहा है, तब तक यही पता कर लेते हैं कि ये आदमी किन किन लोगों से बात करता था, किससे दोस्ती थी, किससे दुश्मनी थी, मोबाइल फोन की लास्ट लोकेशन क्या है, ये सब पता करते हैं। पुलिस ने इस इरादे से CDR निकलवाया। उसके बाद जब पुलिस ने CDR का मुआयना किया तो पुलिस ने देखा कि मोबाइल फोन की लास्ट लोकेशन जो है वो गुरुग्राम से सैकड़ों मील दूर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के एक गांव फतनपुर में है। अभी अपने आप में बहुत हैरान करने वाली बात थी, क्योंकि शिवनाथ शाह का दूर दूर तक फतनपुर प्रतापगढ़ से कोई लेना देना नहीं था। अभी तक उसकी कोई खबर नहीं आई। कुछ तो कीजिए, पता करवाना तो वहाँ कोई दोस्त रहता था, ना कोई नाते रिश्तेदार वाले थे। शिवनाथ के घर के लोगों को जब ये पता चला कि शिवनाथ के मोबाइल फोन की लास्ट लोकेशन प्रतापगढ़ में मिली है, तो वो भी चौंक गए। उन्हें भी समझ में नहीं आया कि ये मामला क्या है, वहां कैसे पहुंच गए, और अगर शिवनाथ खुद वहां नहीं पहुंचे तो उनका मोबाइल फोन कैसे पहुंचा वहां। तो ये सारी चीजें जो है वह घर वालों के साथ साथ पुलिस वालों को भी उलझा रही थी। लेकिन जो पहला क्लू इस मामले में पुलिस को मिला वो जाहिर है इस CDR से ही मिला, कि पता चला कि प्रतापगढ़ में लास्ट लोकेशन है। अब पुलिस ने सोचा कि इसी CDR से इस मामले की तफ्तीश और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और पुलिस ने अब ये ढूंढना शुरू किया कि शिवनाथ की आखिरी वक्त पर किन किन लोगों से बात हो रही थी और शिवनाथ के साथ किसकी सबसे ज्यादा बातचीत होती थी, उसके बारे में पता करते हैं। तो ऐसे कई सारे नंबर थे जिनसे शिवनाथ की बातचीत होती थी। उन सब से पुलिस ने पूछताछ की और बहुत सारे नंबर्स को पुलिस ने फिल्टर भी कर दिया, क्योंकि इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने पुलिस को जवाब दिया, बताया कि मेरी आखिरी बार बातचीत हुई थी, उसके बाद से मैं भी नहीं मिला हूँ, कहाँ है आप बताइए। तो कुल मिलाकर बहुत सारे लोग साफ हो गए, लेकिन एक नंबर ऐसा था जिस पर शिवनाथ की बहुत खास और घंटों घंटों लंबी बात होती थी। अब एक शादीशुदा आदमी, बाल बच्चेदार, वो किसी खास नंबर पर बात करता हो और घंटों बातें करता हो, तो यहाँ पर मामला थोड़ा सा रहस्यमयी हो जाता है। बिजनेस या कामकाज के सिलसिले में अगर कोई बातचीत होती है तो वो 5 मिनट, बहुत ज्यादा आधा घंटा, लेकिन अगर आदमी किसी से घंटों बातचीत कर रहा है तो ऐसा घंटों वाला मामला सिर्फ एक ही सूरत में अफेयर का हो सकता है, और आप लोग वो अच्छी तरह समझते हैं। अब पुलिस को भी लगने लगा कि ये नंबर किसका है, पता करें, और ये नंबर, इस नंबर पर शिवनाथ की क्यों बातचीत होती थी।
तो जब पुलिस ने इस नंबर को वेरीफाई किया तो पता चला कि वो नंबर पुष्पा नाम की एक महिला का है जो गुरुग्राम में ही रहती है और गुरुग्राम के किसी एक फैक्ट्री में काम करती है। अब पुलिस में पुष्पा के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि ये पुष्पा उसी कंपनी में काम करती है। अब पुलिस में पुष्पा के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि ये पुष्पा उसी कंपनी में काम करती है जिस कंपनी में शिवनाथ शाह काम करता है। अब पुलिस को लगने लगा कि भाई कुछ तो मामला दोनों के बीच जरूर है, तो पुलिस ने पुष्पा के बारे में और जानकारी जुटाने की शुरुआत की। पुष्पा कहाँ की रहने वाली है, गुरुग्राम में कब से काम कर रही है, क्या वो मैरिड है, नहीं है तो पुलिस को कुछ एक इन्फॉर्मेशन और मिले। पुलिस को पता चला कि हाँ, जिस तरह शिवनाथ शादीशुदा था या है उसी तरह से पुष्पा भी एक शादीशुदा महिला है और उसका ताल्लुक प्रतापगढ़ के उसी गांव फतनपुर से है। अब ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता था, जरूर कोई ना कोई कनेक्शन शिवनाथ शाह की गुमशुदगी से प्रतापगढ़ का और पुष्पा का था। पुलिस ने अब पुष्पा पर शिकंजा कस दिया और उसके पति को भी हिरासत में लिया और दोनों से पूछताछ शुरू की। पुष्पा ने शिवनाथ को जानने की बात कही, बताया कि हाँ, हम साथ में कंपनी में काम करते हैं, मेरी बातचीत भी होती थी, दोस्ती थी, लेकिन इससे आगे कोई ऐसी बात नहीं है, अफेयर वाली जिस तरह से आप कह रहे हैं। लेकिन पुलिस कुछ देर तक तो सुनती रही, लेकिन बाद में पुलिस ने वो कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी CDR पति पत्नी के सामने रख दिए और ये बताया कि ये कॉल डिटेल रिकॉर्ड आप देखिए किस तरह से पुष्पा के साथ शिवनाथ की घंटों बातचीत हुई है। तो ये सिर्फ दोस्ती वाली बातचीत तो हो नहीं सकती, इसीलिए क्या सच है ये बताइए, वरना अब आप लोगों को और दिक्कत होगी। कुल मिलाकर पुलिस ने लगातार पूछताछ की, उन लोगों को साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिया और आखिरकार पुष्पा और उसका पति दोनों टूट गए और दोनों ने ये पुलिस को बता दिया कि शिवनाथ शाह अब इस दुनिया में नहीं है। उन दोनों ने मिलकर शिवनाथ की हत्या कर दी है। लेकिन पुष्पा जिसे प्यार करती थी, पति के होने के बावजूद जिस आदमी के साथ उसका वक्त गुजरता था, घंटों बातें होती थीं, आखिर पुष्पा ने उसी आदमी का कत्ल क्यों कर दिया? क्या पति के दबाव में आकर किया? अगर ऐसा ही था तो उसने पति का विरोध क्यों नहीं किया? ये तमाम सवाल अब पुलिस के सामने थे और इन दोनों पति पत्नियों को अब इसका जवाब देना था। पुलिस ने दोनों से पूरी कहानी पूछी। एक कहानी बताई। ये कहानी यूं थी, जनवरी का महीना था। पुष्पा और शिवनाथ दोनों गुरुग्राम की एक कंपनी में नौकरी करते थे। 45 साल का शिवनाथ शाह अक्सर उसे आते जाते देखता। इधर पहले से शादीशुदा पुष्पा को भी एहसास हो गया था कि कोई उसे आते जाते देखता है और वो भी उसे देखने लगी। नजरों से नजरें मिली, दोनों में प्यार हो गया और एक दिन शिवनाथ शाह हिम्मत करके अपने दिल की बात पुष्पा से कही, प्यार का इजहार किया, तो वो भी उसे ना नहीं कह पाई। दोनों का इश्क परवान चढ़ने लगा। कंपनी से छुट्टी होने के बाद शिवनाथ और पुष्पा बाहर मिलते और घंटों प्यार भरी बातें करते। दोनों की मोहब्बत का ये सिलसिला 6 महीने तक चलता रहा। ऐसे रिश्ते कभी छुपते नहीं, एक ना एक सारी चीजें बाहर आती ही है। पुष्पा के साथ भी ऐसा ही हुआ और एक दिन पुष्पा और शिवनाथ के अफेयर के बारे में उसके पति को पता चल गया, तो पुष्पा के पति ने इस चीज का विरोध करना शुरू किया। दोनों के बीच काफी झगड़ा हुआ और रोज आए दिन तीखी बहस होने लगी। पुष्पा भी रोज रोज के झगड़े से परेशान हो रही थी, तो उसने फैसला किया कि शिवनाथ से सारे रिश्ते खत्म करने का। इसके बाद से ही पुष्पा ने शिवनाथ से दूरी बनाना शुरू कर दिया। पुष्पा अब अपने इस नए बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप चाहती थी, अलग होना चाहती थी, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। शिवनाथ अब पीछे पड़ चुका था। शादीशुदा होने के बावजूद उसे होश नहीं था कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसने पुष्पा से साफ कह दिया कि अगर वो रिश्ता तोड़ेगी तो वो उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता है। जैसे भी हो उसके जीवन से वो दूर नहीं जा सकती। अब ये बात सुनकर पुष्पा तो खैर परेशान हुई। अब पुष्पा उससे छुटकारा पाने के बारे में सोचने लगी। मई के महीने में अपने परिवार की एक शादी में शामिल होने के लिए पुष्पा अपने गांव चली गई, लेकिन यहाँ भी शिवनाथ उसे लगातार फोन करता था। पुष्पा भी उसके फोन से परेशान हो गई। उसका पति भी परेशान था। वो गुस्से में आ गया और फिर इन दोनों ने मिलकर ये तय किया कि वो शिवनाथ को रास्ते से हटा देंगे। अब शिवनाथ से छुटकारा पाने के लिए पुष्पा ने अपने पति के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। इस प्लान में उसने गांव में अपनी सहेली पूनम और उसके पति को भी शामिल कर लिया। इसके बाद दोनों प्रतापगढ़ पहुंचे जहां के वो रहने वाले हैं, गांव फतनपुर। और वहां से जब शिवनाथ ने फिर से पुष्पा को फोन किया तो पुष्पा ने उसे धोखे से अपने गांव बुला लिया। गांव बुलवाने के बाद इन लोगों ने पहले ही तैयारी कर रखी थी कि यहाँ से वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। अपनी एक सहेली पूनम के घर में शिवनाथ को ठहराया और रात को जब वो गहरी नींद में सो गया
तो पुष्पा और उसके पति ने मिलकर शिवनाथ का गला काट दिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, उस महिला ने, उस लड़की ने खुद अपने प्रेमी का गला काटा, जिस प्रेमी के साथ वो घंटों वक्त गुजारा करती थी और अपने ही पति को धोखा दिया करती थी। और पति भी इस मामले में पुष्पा का साथ दे रहा था। पति पत्नी दोनों ने मिलकर पहले हत्या की। हत्या करने के बाद वो लाश को ठिकाने लगाने का जतन करते रहे। गांव में किसी को इसके बारे में कानो कान खबर नहीं हुई। इधर जो शिवनाथ के घर के लोग हैं, उन्हें तो पता ही नहीं था कि शिवनाथ गया कहाँ है, क्या कर रहा है, तो उन्होंने भी पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। मतलब वक्त रहते पुलिस के पास खबर नहीं पहुंची और इधर उन लोगों ने फिर लाश के टुकड़े किए और टुकड़े कर उसे निपटाने के लिए घर से बाहर लेकर गए और गांव के पास ही अलग अलग गड्ढों में उन टुकड़ों को दफना दिया। इसके बाद पति पत्नी दोनों फिर से वापस गुरुग्राम आ गए और उन्होंने अपना जो नॉर्मल लाइफ है शुरू की, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पुष्पा फिर से काम पर जाने लगी। दुनिया वालों को इस बात का थोड़ा भी एहसास नहीं होने दिया कि शिवनाथ की गुमशुदगी के पीछे खुद उसी का हाथ है, या पुष्पा कुछ जानती भी है। लेकिन पुष्पा तो खैर ना बताए, लेकिन जिस तरह से शिवनाथ के घर के लोग शिवनाथ को ढूंढ रहे थे, उसके बाद वो पुलिस के पास गए और फिर जब जांच हुई तो मोबाइल फोन की सीडीआर से इस मामले का खुलासा हुआ। तो एक ऐसा लव अफेयर जिसमें दोनों प्रेमी और प्रेमिका शादीशुदा थे, उन दोनों ने इस लव अफेयर को एक ऐसे मुकाम तक पहुंचा दिया। पुलिस ने जब पुष्पा और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया और उनसे पूरी सच्चाई उगलवा ली, तो उन्होंने प्रतापगढ़ जाकर शिवनाथ के शव के टुकड़ों को खोजने का अभियान शुरू किया। पुलिस को गड्ढों से शिवनाथ के शरीर के हिस्से मिले और फॉरेंसिक जांच से पुष्टि हो गई कि वही शिवनाथ का शव था। पुष्पा और उसके पति पर हत्या और साक्ष्य छिपाने का मामला दर्ज हुआ। शिवनाथ ने एक शादीशुदा महिला पुष्पा के साथ संबंध बनाने का फैसला किया, जो नैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से गलत था। यह निर्णय ही उसे मुश्किल स्थिति में ले गया। जब पुष्पा ने उससे दूरी बनानी चाहिए, तब शिवनाथ ने उसे छोड़ने के बजाय उस पर दबाव डालना शुरू किया। उसे यह समझना चाहिए था कि जब कोई व्यक्ति रिश्ते को समाप्त करना चाहता है तो उसकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। शिवनाथ को यह समझना चाहिए था कि पुष्पा के पति के बारे में पता चलने के बाद स्थिति खतरनाक हो सकती है। उसने यह खतरा नजरअंदाज किया और अपने कदम वापस नहीं लिए, जिस कारण उसकी जान चली गई। पुष्पा का शिवनाथ की हत्या में शामिल होना बिल्कुल गलत था और किसी भी परिस्थिति में हत्या को सही नहीं ठहराया जा सकता। कानून के अनुसार हत्या एक गंभीर अपराध है और इसका कोई भी औचित्य नहीं हो सकता। पुष्पा को शिवनाथ से स्पष्ट और ईमानदारी से अपनी स्थिति समझानी चाहिए थी और रिश्ते को खत्म करने की बात करनी चाहिए थी। स्पष्ट और खुली बातचीत से कई बार समस्याओं का समाधान हो सकता है। अगर शिवनाथ ने उसे धमकाया या परेशान किया तो उसे पुलिस या कानूनी सहायता लेनी चाहिए थी। ऐसा करने से उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती थी और उसे कानून के दायरे में समाधान मिल सकता था। अपने परिवार या दोस्तों से मदद और सलाह लेना भी एक अच्छा कदम हो सकता था। किसी विश्वसनीय व्यक्ति के साथ अपनी समस्या साझा करने से वह बेहतर तरीके से समाधान खोज सकती थी। तनावपूर्ण परिस्थितियों में अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उसे किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए थी। किसी भी परिस्थिति में हत्या का सहारा लेना बिल्कुल गलत है। ये कानून और नैतिकता दोनों के खिलाफ है। पुष्पा ने अपने पति को धोखा दिया और फिर समस्या को छुपाने के लिए गलत कदम उठाए। उसे अपनी भावनाओं और स्थितियों को खुलकर अपने पति से साझा करना चाहिए था। गुस्से और बदले की भावना में आकर किसी भी प्रकार का हिंसात्मक कदम उठाना गलत है। संयम और समझदारी से काम लेना चाहिए था। संक्षेप में, पुष्पा को संयम, समझदारी और कानूनी मार्ग अपनाना चाहिए था। सही समय पर सही कदम उठाकर वह इस कठिन परिस्थिति से बच सकती थी और शिवनाथ की जान भी बचाई जा सकती थी। पुष्पा एक आम महिला है जो अपनी शादीशुदा जिंदगी और नौकरी के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती है। उसे एक नए रिश्ते में भावनात्मक समर्थन मिला जो शायद उसकी शादीशुदा जिंदगी में कम था। उसने शिवनाथ से रिश्ता खत्म करने की कोशिश की। जब उसे लगा कि यह गलत है और उसके पति के साथ समस्याएं बढ़ रही हैं, पुष्पा ने अपने पति को धोखा दिया और शिवनाथ के साथ अवैध संबंध बनाए, जो नैतिक और सामाजिक दृष्टि से गलत था। सबसे गंभीर पहलू यह है कि उसने अपने पति के साथ मिलकर शिवनाथ की हत्या की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया। हत्या के बाद उसने अपनी सामान्य जिंदगी जारी रखने की कोशिश की और सच्चाई को छुपाया। पुष्पा का चरित्र अंतर्द्वंद से भरा है। एक ओर वह अपने पति को धोखा देती है
और दूसरी ओर वह अपनी स्थिति से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करती है। शायद पुष्पा अपने सामाजिक और पारिवारिक दबावों के कारण गलत कदम उठाने पर मजबूर हुई। उसका प्यार और अपराध एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो उसकी मानसिक स्थिति और निर्णयों को प्रभावित करते हैं। उसे अपने पति और शिवनाथ दोनों के साथ स्पष्ट और ईमानदार रहना चाहिए था। अगर वह किसी भी तरह के धमकी या दबाव का सामना कर रही थी तो उसे तुरंत कानूनी मदद लेनी चाहिए थी। अपनी समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान खोजने की कोशिश करनी चाहिए थी, बजाय हिंसा का सहारा लेने के। पुष्पा का चरित्र एक जटिल मिश्रण है जिसमें अच्छे और बुरे दोनों पहलू हैं। उसकी गलतियां और उसके निर्णय उसकी स्थिति को और जटिल बनाते हैं। अंत में पुष्पा के चरित्र से यह सीख मिलती है कि किसी भी कठिन परिस्थिति में संयम, समझदारी और कानूनी मार्ग अपनाना ही सही होता है, क्योंकि गलत रास्ते पर चलकर किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। यह धारा हत्या के अपराध को परिभाषित करती है और इसके लिए सजा का प्रावधान करती है। इसके तहत दोषी पाए जाने पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर यह साबित होता है कि पुष्पा और उसके पति ने मिलकर षड्यंत्र रचा और हत्या की योजना बनाई, तो उन्हें इस धारा के तहत भी सजा मिल सकती है। हत्या के बाद शव के टुकड़े करने और उन्हें छिपाने के लिए भी सजा का प्रावधान है। इसके तहत उन्हें 7 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। अगर अदालत उन्हें धारा 302 के तहत दोषी पाती है तो उन्हें आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा हो सकती है। धारा 120B और धारा 201 के तहत भी उन्हें अतिरिक्त सजा मिल सकती है, जो मुख्य सजा के साथ साथ चल सकती है। पुलिस पुष्पा और उसके पति को गिरफ्तार करेगी और उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेगी। अदालत में ट्रायल चलेगा, जिसमें अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष अपनी दलीलें पेश करेंगे। मामले में सभी साक्ष्यों और गवाहों की सुनवाई होगी। कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, पुलिस जांच और अन्य साक्ष्य पेश किए जाएंगे। न्यायाधीश साक्ष्यों और दलीलों के आधार पर निर्णय देंगे। दोषी पाए जाने पर न्यायाधीश सजा का ऐलान करेंगे। हत्या का सहारा लेने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। पुष्पा और उसके पति को अपने गुस्से और तनाव को नियंत्रित करना चाहिए था और सही कानूनी मार्ग अपनाना चाहिए था। हत्या की योजना बनाना और उसे अंजाम देना गलत है और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा। पुष्पा और उसके पति ने एक गंभीर अपराध किया है और उन्हें भारतीय कानून के तहत कठोर सजा मिलेगी। इससे समाज में यह संदेश जाएगा कि कानून का उल्लंघन करने पर न्यायिक प्रणाली सख्ती से पेश आती है। ऐसी ही सच्ची और रोमांचक कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें। आपके सुझाव और प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। ध्यान रखें, सच्चाई की जीत हमेशा होती है।